तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, दुर्बल अम्लों के वियोजन स्थिरांक। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक लेंगे हम, वो है दुर्बल क्षारों के वियोजन स्थिरांक। ठीक है। तो देखो बच्चों, दुर्बल अम्लों का वियोजन स्थिरांक मतलब अगर हम एक दुर्बल अम्ल लें जैसे He टाइप का, और वो अपने आयनों में वियोजित होता है H+ और A-, तो इस दुर्बल अम्ल के वियोजन से प्राप्त जो घटक आयन है उनका मूलर सांद्रण, और जो दुर्बल अम्ल का अवियोजित अणु है उसका मूलर सांद्रण का जो अनुपात है, यही है क्या, वियोजन स्थिरांक। इसमें एक आयनिक साम्य होता है, इसीलिए ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा, और इसी को बोला गया है क्या, वियोजन स्थिरांक। मतलब दुर्बल अम्ल के वियोजन से प्राप्त आयनों की मूलर सांद्रता और अवियोजित अम्ल की मूलर सांद्रता का जो अनुपात है, यही है वियोजन स्थिरांक। मींस Ka=H+ का एक्टिव मास, A- का एक्टिव मास अपॉन Ha का एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है। तो इसे बोला जाता है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक को pKa से भी व्यक्त करते हैं, और pKa होता है -log Ka 10 बेस पर। मतलब यहाँ पर जो आधार है, ठीक है, लॉग का वो 10 है, तो इस तरह से pK -log Ka। अब ध्यान से देखें कि अगर Ka का मान उच्च है, मतलब 10 की पावर कम ऋणात्मक है, तो pKa का मान निम्न आएगा। इसका मतलब है कि जिस अम्ल के लिए Ka का मान उच्च होगा और pKa का मान निम्न होगा, वो अम्ल ज्यादा सामर्थ्य होगा, ज्यादा शक्ति वाला होगा, ज्यादा आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा आयनीकृत, ये है। और जिसके लिए, जिस अम्ल के लिए क्या हो, Ka का मान कम है, मीन्स ऋणात्मक पावर ज्यादा है, तो pKa का मान ज्यादा आएगा। तो इस तरह से जिस अम्ल के लिए Ka का मान निम्न हो या pKa का मान उच्च हो, उसकी सामर्थ्यता निम्न होगी, मतलब वो दुर्बल होगा। दुर्बल तो होते ही हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्यता, उसकी शक्ति और भी कम हो जाएगी, कम आयनीकृत होगा। जैसे हम ये कहें, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड, इनका ये है Ka, वियोजन स्थिरांक S। ठीक है। फॉर्मिक एसिड का होता है 10⁻³ और एसिटिक एसिड का है 10⁻⁵। ओके। तो यहां पर अगर हम इनके pKa निकालें, तो इसका जो pKa आएगा, मतलब जो pKa किसका, फॉर्मिक एसिड का, हाँ, ये कितना आएगा, 3। और जब आप pKa एसिटिक एसिड का लोगे, तो ये आ जाएगा कितना, 5। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड का Ka ज्यादा है, मतलब मान उच्च है, तो pKa निम्न आया। अतः फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से कहीं ज्यादा आयनीकृत होगा, ज्यादा प्रबल होगा। तो इस तरह से हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां pKa दे रखा होता है, और उन pKa वैल्यूज के बेस पर आपको एसिड की, अम्लों की क्या बतानी होती है, सामर्थ्यता, उनकी आयनन शक्ति बतानी होती है। तो आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं pKa के बेस पर या फिर Ka के बेस पर। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा वियोजन स्थिरांक के बारे में। अब आता है कि मान लिया जाए कि कोई ऐसा अम्ल है, ठीक है, जो एक से ज्यादा पदों में आयनीकृत होता है। ठीक है। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है। तो बहुप्रोटिक अगर अम्ल है तो वो एक पद में आयनित नहीं होता, उसका एक एक करके, जैसे H3A है ना, एक कोई बहुप्रोटिक अम्ल वियोजित हुआ H+ और H2A-, इसका ये है Ka1 मान लिया जाए, इसका वियोजन स्थिरांक है Ka1। मतलब वही रेशियो लिखें आप, आयनों की मूलर सांद्रता और H3A की मूलर सांद्रता का अनुपात, मतलब Ka1। फिर एक प्रोटॉन निकलने के बाद फिर दूसरा प्रोटॉन निकाला जाए, ठीक है, इससे H2A- से। अब बना ये Ha2- और H+। अब Ha2- से फिर एक और H+ निकाल दें और ये माइनस बन जाए, और ये है Ka3। मतलब एक एक स्टेप में ये वियोजन हो रहा है, और ये कहलाते हैं इनके हम वियोजन स्थिरांक। ये क्या कहलाएंगे, पदवार
वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो ये है पदवार वियोजन स्थिरांक। और हम ये माने कि एसिड एक ही पद में वियोजित हो जाए, तीनों प्रोटॉन एक बार ही निकल जाए, और इनका जो वियोजन स्थिरांक है वो है Ka। तो ध्यान रखें Ka इक्वल टू, मतलब ये है समग्र, इसको हम बोलेंगे समग्र वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो ये जो समग्र वियोजन स्थिरांक Ka है, ये होगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। आप चाहें तो इनकी वैल्यू, एक्टिव मास की वैल्यू रख के इंटू करके देख लें, लास्ट में यही बचेगा Ka। तो इस तरह से किसी भी, और ये हमने आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य में भी पढ़ा है कि अगर एक ही प्रक्रम कई पदों में पूर्ण होता है साम्यावस्था लागू करके, और एक ही पद में उसे पूर्ण कर दिया जाए, तो एक पद में प्राप्त समग्र वियोजन स्थिरांक समस्त वियोजन स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होगा। और अगर हम pKa की बात करें तो वो इस तरह जुड़ जाएंगे। और यहाँ ध्यान रखें Ka1 सबसे ज्यादा आएगा, Ka2 और भी कम हो जाएगा, और Ka3 और भी कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे देखो, पहले जो प्रोटॉन निकल रहा था वो अवियोजित अणु, आवेश रहित अणु से निकल रहा था, कोई चार्ज नहीं था, इसलिए प्रोटॉन आसानी से निकल गया। लेकिन जब दूसरी बार प्रोटॉन निकला तो जिस स्पीसीज से प्रोटॉन निकल रहा है उसमें ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो H2A माइन जो है, H2A के ऊपर जो चार्ज लगा है, अब ये प्रोटॉन के निकलने को क्या करेगा, कम कर देगा। दूसरा है कि बना हुआ जो अब एनाइन है उसमें 2 माइनस चार्ज आ गया, तो ये और जल्दी रिवर्स होगी रिएक्शन। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये, इस तरह से हम डायग्राम से अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये जो वियोजन है वो कम होगा और संगुणन ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ लगभग ना के बराबर ही वियोजन रह जाएगा। समझिए ना? तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा, ऋण आवेश, बचे हुए एनाइन में जो प्रोटॉन निकलना वो कठिन होता जाएगा, और यही कारण है कि जो प्रोटॉन की सांद्रता है वो कम होती जाएगी, और इस तरह से वियोजन स्थिरांक लगातार क्या होगा बच्चों, घटता जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए pKa में क्या आएगा, तो pKa बड़ा, उससे बड़ा होगा pKa2, और इससे बड़ा होगा pKa3, इस तरह से। तो ये एक तो ऑब्जेक्ट का यही क्वेश्चन होता है कि बहुप्रोटिक अम्ल में वियोजन स्थिरांक का ऑर्डर क्या है, तो ये ध्यान रखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ओवरऑल क्या होगा। तो इस तरह से हमें बहुप्रोटिक अम्ल में इस तरह का ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर यहाँ तक तो हो गया वियोजन स्थिरांक के बारे में। अब हम आते हैं कि अगर दुर्बल अम्ल है तो इस दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता कैसे निर्धारित की जाए। H+ आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब हम ये बल्कि कहें कि विद्युत अपघट्य न कह के दुर्बल हम यहाँ ले लें अम्ल, कि अगर दुर्बल अम्ल है तो हम H+ आयन की सांद्रता कैसे निकालें। ये फॉर्मूला है H+ इक्वल टू √Ka इंटू C, जहां C क्या है बच्चों, दुर्बल जो अम्ल है, दुर्बल अम्ल की मोलर सांद्रता। ठीक है, और अल्फा तो वही होगी वियोजन की कोटि, वियोजन कोटि, और Ka वही है, Ka है वियोजन स्थिरांक, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको दुर्बल अम्ल में H+ आयन सांद्रता निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, √Ka इंटू C। अगर दुर्बल अम्लों का मिश्रण हो, ठीक है, कि आपको दुर्बल अम्लों का क्या दिया जाए, मिश्रण दे दिया जाए, और फिर कहा जाए कि आप इसमें प्रोटॉन की गणना करें, तो इस तरह से करना है आपको कि मिश्रण में प्रोटॉन, कुल मिश्रण में जो है, मिश्रण में प्रोटॉन अगर निकालना है का मूल सांद्रण, तो सभी दुर्बल अम्लों के प्रोटॉन सांद्रण को जोड़ दो, तो √Ka1C, ठीक है, K1 C1 ठीक है, इसी तरह √K2 C2, इसी तरह सब जोड़ दे, तो आपको दुर्बल अम्लों के मिश्रण में H+ आयन निकलाएगा। अगर कोई प्रबल अम्ल दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि H+ आयन सांद्रण क्या होगा, तो ध्यान रखें प्रबल अम्ल पूर्ण वियोजित होते हैं। तो सपोज हमारे पास HXA टाइप का एक अम्ल है, इससे बने XH+ प्लस X के एक ऊपर X माइनस, तो यहां पर अगर ये मूलर सांद्रण है अम्ल का, ठीक है, ये क्या है बच्चों, मूलर सांद्रण अम्ल का,
ठीक है। तो H प्लस की सांद्रता, और ये इस तरह से लिखोगे आप, X कितने बन रहे हैं और इनटू मोलर सांद्रता किसकी, अम्ल की। तो अम्ल की मोलर सांद्रता मतलब अम्ल का 1 मोल लिया जाए तब इसके X मोल बन रहे हैं। तो 1 से ज्यादा मोल अगर लोगे तो X इंटू मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा X इंटू M। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं, H2SO4 है, आयोनाइज्ड हुआ 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। H2SO4 की मोलर सांद्रता है 0.01 m, ठीक है। तो हम कहेंगे H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0.01 m। तो H प्लस आ गया 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मोल पर लीटर। तो इस तरह से आपको इनकी सांद्रता निर्धारित करनी है। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको प्रबल अम्ल लेना है। अगर मिश्रण है प्रबल अम्लों का, ठीक है, प्रबल अम्ल का मिश्रण है आपको और H प्लस मिक्सचर में निकालना है, तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 जितने भी अम्ल हैं, मतलब सपोज ये अम्ल 1 है, ऐसे ही अम्ल ये है मान लो 2 है, ऐसे ही अम्ल ये 3 है, और समस्त अम्लों के तुल्यांक जोड़ के और समस्त आयतन से भागित कर दो, तो प्रबल अम्लों के मिश्रण में H प्लस की सांद्रता निकल आई। अगर किसी अम्ल की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल पर लीटर के बराबर या उससे कम है, ऐसा लिखना है ये, ठीक है, कि अगर मान लो कोई अम्ल आपको दिया गया है और उसकी सांद्रता जो है 10⁻⁻7 मोल के बराबर या उससे कम है, तो H प्लस सांद्रता जलीय माध्यम में अगर ये है, किसके लिए बच्चों, जलीय माध्यम में, तो जलीय माध्यम में H प्लस निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 10⁻⁻7, ये किसका ले लिया गया, जल, क्योंकि जल में ऑलरेडी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है H प्लस। और फिर एसिड से कितने मिल रहे हैं, जब इन दोनों को जोड़ोगे तब आपके पास H प्लस आयन की टोटल सांद्रता निकल आएगी। जैसे यही एग्जांपल है कि 10⁻⁻7 मोल HCl है, तो H प्लस क्या होगा, तो आपने पहले HCl को आयोनाइज्ड कर दिया, तो इतना मोलर था तो H प्लस भी इतना मोलर होगा। तो अब H प्लस टोटल अगर आप जलीय माध्यम में निकालोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो इन रिलेशंस का यूज जो है आपको कहाँ करना होगा, जब आप pH निकालोगे, वहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको पहले H प्लस लेना होगा, तभी जाके फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, pH। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि अगर मान लो अम्ल दुर्बल हैं या प्रबल हैं तो आप H प्लस सांद्रता कैसे निर्धारित करेंगे। अब हम आ जाते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। देखो बच्चों, दुर्बल क्षार जो होता है, दुर्बल क्षार, ठीक है, BOH है, तो इनका भी अपना क्या होगा, वियोजन स्थिरांक होगा, है ना, वियोजन स्थिरांक, और इसका सिंबल जो होता है वो लिखा रहता है Kb, कि दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक Kb। तो BOH है सपोज एक दुर्बल क्षार, B प्लस और OH ब्रेक हो रहा है, तो Kb ऐसा लिखेंगे हम कि दुर्बल क्षार के आयनों की मोलर सांद्रता और दुर्बल क्षार की अभियोजित मोलों की सांद्रता का अनुपात है Kb। इसमें भी वही ध्यान रखना है, Kb का मान उच्च हो और pKb का मान निम्न हो तो उच्च सामर्थ्यता होगी, मतलब अधिक क्या होगा बच्चों, अधिक आयनित होगा क्षार, ठीक है, इस तरह से। और pKb निकालना है तो माइनस लॉग Kb से निकालना है। जैसे NH4OH का Kb है 10⁻⁻5, और NH3OH का Kb है 10⁻⁻3, तो हम ये कहेंगे कि NH4OH से ज्यादा प्रबल है ये अमीन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखना है जैसे एसिड्स के लिए। हमें अगर दुर्बल क्षार में, ठीक है, कोई दुर्बल क्षार है में OH सांद्रता, इसको निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, OH इक्वल टू रूट Kb इंटू C, वही है यहाँ पर, C हो गई क्षार के विलयन मोलर सांद्रता, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। आप उस सांद्रता को रखें और इस तरह से फिर आप OH निकालें, ठीक है। अगर क्षार की सांद्रता 10⁻⁻7 या उससे भी कम है, ऐसे ही उसके बराबर है,
तो फिर वही लगाओगे, OH माइनस की सांद्रता 10 टू द पावर -7, ये तो जल का हो गया और ये बेस का, तब जाके आपको OH आयन की सांद्रता इतने तनु विलियन में निकाल सकते हैं। प्रबल क्षार है ना, तो फिर वही है कि प्रबल क्षार पूर्ण आयनित होता है और पूर्ण आयनित होने के कारण हमें ये संबंध याद रखना है इससे कि Bx प्लस XOH, तो अगर क्षार की सांद्रता m है तो ये xm होगी, तो OH की मूल सांद्रता होगी xm। ठीक है, कि जितने भी मूल क्षार के हैं उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, एक मूल से कितने OH बन रहे हैं वो x है। प्रबल क्षारों का मिश्रण है मान लो आपके पास, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रबल क्षारों का अगर मिश्रण दे दिया जाए तो OH बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे अम्ल के लिए निकाला, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2, इस तरह से। जली विलयन में आप ध्यान रखें कि जली विलयन में H प्लस और OH आयन की सांद्रताओं का, मूल सांद्रताओं का गुणनफल 10 टू द पावर -14 होता है। तो अगर हमें जली विलयन में OH पता है तो हम H प्लस का मूल सांद्रण निकाल सकते हैं, और H प्लस का पता है तो OH का मूल सांद्रण निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब आता है कि कोई प्रबल अम्ल और क्षार का मिश्रण दे दिया जाए, मतलब अब अम्ल और क्षार मिला दिए गए हों और बिल्कुल प्रबल हों, तो ध्यान रखें H प्लस ऐसे निकालेंगे आप, H प्लस इक्वल टू NaVA माइनस NbBV अपॉन VA प्लस VB। ध्यान रखें ये तब यूज करोगे जब अम्ल के तुल्यांक ज्यादा हो और क्षार के तुल्यांक कम, मतलब आपको अम्ल की नॉर्मलता और उसका आयतन दे दिया जाएगा, क्षार की नॉर्मलता उसका आयतन दे रखा है, तो पहले आप NaVA निकालो, NbVB। अगर NaVA ज्यादा आ रहा है NbVB से, तो ध्यान रखें डायरेक्ट मिश्रण में आपका H प्लस आ जाएगा, ये मिक्सचर में जो आपने मिक्स किया है, ठीक है, और NaVA माइनस NbBV अपॉन VA प्लस VB। और अगर मान लो NbBV ग्रेटर देन NaVA तो फिर OH आएगा मिक्सचर में, तो कोई एक निकालना है तो दूसरा OH भी निकाल सकते हैं, इस तरह से। अब लिखा है 0.01 मोलर इंटू 10 टू 0.1 मोलर और 100 ml HCl लिया गया, और 0.1 मोलर 200 ml NaOH लिया गया, तो H प्लस क्या होगा? तो यहाँ देखो 0.1 मोलर और 100 ml HCl, चूंकि HCl एक ही इसका n फैक्टर 1 है, एक ही H प्लस है, इसलिए इसकी मोलारिटी और नॉर्मलिटी बराबर होगी, तो हम NaVA लिख लेंगे 0.1 इंटू 100। ऐसे NaOH का भी n फैक्टर 1 है, इसलिए हम इसकी नॉर्मलिटी में ही ले लेंगे मोलारिटी के बराबर, तो 0.1 इंटू 200, तो ये 10 आया, ये 20, मतलब NaVA कम है, NbVB ज्यादा है, तो हम OH पहले निकालेंगे, Na तो NbVB माइनस NaVA अपॉन VA प्लस VB। तो इस तरह से ये आपके पास OH आयन की सांद्रण आ गया 1/30, और इसी तरह H प्लस का निकाल लो, वह जो वही फॉर्मूला लगा के H प्लस और OH इक्वल टू 10 की पावर -14। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर एक रिलेशन ये और याद रख लेना, अम्ल तथा संयुग्मी क्षार के वियोजन स्थिरांक में संबंध, तो ये होता है Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb। रिलेशन है, ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल का वियोजन स्थिरांक, और ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार का वियोजन स्थिरांक, इस तरह से। तो अगर आपको कोई अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार के वियोजन स्थिरांक दे रखे हैं, या कोई एक दे रखा है दूसरा कैलकुलेट करना है, तो इस तरह का रिलेशन लिखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जल का वियोजन स्थिरांक। तो स्थिर ताप पर 1 लीटर जल में जल के आयनों एवं अवियोजित जल के मोलों का अनुपात, मतलब जल का अनुसार वियोजित होता है, बहुत ही दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो अगर ये वियोजित होता है तो H प्लस और OH बनेंगे, तो K इक्वल टू H प्लस OH अपॉन H2O है ना। H2O जल की मोलर सांद्रता है जो फिक्स है 55.56, और शुद्ध जल में H प्लस और OH का गुणनफल Kw के बराबर होता है, जो कि 10 टू द पावर -14 होता है 25 डिग्री, एट 25 डिग्री।
तो अगर हम ये वैल्यूज को इसमें रखें कि एक इक्वेशन में, तो यहाँ हो गया 10 की पावर -14 अपॉन 55.56, तो ये आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -16। इसे ही बोला गया है कि इसको बोलते हैं क्या, जल का वियोजन स्थिरांक। समझ गए ना, ये क्या है, जल का वियोजन स्थिरांक, जो कि वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। फिर एक होता है जल का आयनिक गुणनफल Kw। स्थिर ताप पर शुद्ध जल में उपस्थित घटक आयनों की मूलर सांद्रताओं का गुणनफल, मतलब जल के घटक आयन है H+ और OH, तो इनकी मूलर सांद्रताओं का गुणनफल कहलाता है Kw, आयनिक गुणनफल। और 25 डिग्री पर इसकी वैल्यू है -10 की पावर -14 और यूनिट होगी मोलालिटी स्क्वायर। शुद्ध जल उदासीन रहता है, अर्थात उसमें जितने H+ होंगे उतने ही क्या होंगे, OH। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर -14 इक्वल टू, हम H+ की जगह H रखें और OH की जगह भी H+ रख दें, तो हो जाएगा H+ का स्क्वायर। तो H+ आएगा 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, तो OH भी इतना ही आएगा। ताप वृद्धि से, ध्यान रखें, ताप वृद्धि से Kw का मान बढ़ता है क्योंकि जल का वियोजन बढ़ता है, किंतु सभी तापों पर H+ और OH बराबर होंगे तथा जल हमेशा उदासीन रहेगा। मतलब आप जल को कितना भी बढ़ा दें, गर्म कर दें, Kw जो है बढ़ता रहेगा, लेकिन जल की उदासीनता बनी रहेगी और जल के उदासीन होने का pH मान जरूर क्या है, घटता है, किंतु उदासीनता का pH मान घटता है। जैसे 25 डिग्री पर pH 7 है, उदासीन होता है क्योंकि Kw इतना है। 100 डिग्री में pH 6 पर उदासीन होता है क्योंकि Kw 10 की पावर -12 है। इस तरह से तो ध्यान रखें, जल में H+ और OH बराबर होने के कारण ही उदासीन होगा। ताप वृद्धि से Kw बढ़ता है, लेकिन उदासीनता में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उदासीनता का pH मान घटता जाएगा। फिर है जल की वियोजन की कोटि, तो H2O की अगर हम वियोजन को ऐसे लिखें C1 - अल्फा इक्वल टू C अल्फा और C अल्फा H और OH की, तो H+ हो गया C अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू H+ अपॉन C। तो H+ तो वही हो गया 10 टू द पावर -7 और C है जल की मोलर सांद्रता, तो इसका यूज करें तो ये आता है 1.8 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। और परसेंट में है 1.8 इंटू 10 की पावर -7%, मतलब जल बहुत ही अल्प वियोजित होता है। प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में इसे विद्युत अनअपघट्य की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये था जल के बारे में और उसके वियोजन स्थिरांक, उसका Kw, उसकी वियोजन कोटि और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों के लिए मैंने सब वियोजन स्थिरांक H+ कैसे निकालते हैं वो बताया। अब हम इसके आगे जब लेंगे तो उसमें हम pH और बफर विलयन को डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।